प्यारे छात्रों, नमस्कार। हमारे ब्राइट फ्यूचर चैनल बाय जगत सिंह में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का जो दूसरी बुक का पहला लेसन है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, आज हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आज राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियाँ हैं, इस लेसन को पढ़ेंगे। प्यारे छात्रों, भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया और 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत को सत्ता सौंप दी गई, या जिसे कहें सत्ता का हस्तांतरण हुआ, है ना। या जो कहें कि भारत को आज़ादी मिल गई और भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए उसी रात को, है ना, एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, है ना, और जिसका नाम है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी, है ना। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे। इसमें आपकी बुक में भी लिखा है, ये है ना, ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने के पश्चात 14 और 15 अगस्त, है ना, 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण, है ना, इंडिया को 2 स्वतंत्र देशों में बांट दिया गया, है ना। ये 2 स्वतंत्र देशों के रूप में आज़ाद हुआ और यह विभाजन किसके कारण से हुआ? यह विभाजन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ, है ना, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के बारे में अच्छी विचार रखना या मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखने के लिए इसका निर्माण हुआ था। और इसने ही मांग रखी, आज़ादी के समय तो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी, परंतु आज़ाद होते हुए इसे ऐसा लगा कि ये 2 कौमों का देश है, इन दोनों कौमों का एक साथ रहना ठीक नहीं है, अतः इनके लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हैं। और प्यारे छात्रों, पाकिस्तान जो है अपना स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत इसे 15 अगस्त को मनाता है। अब हम आगे चलेंगे, या इसे जो हमने बताया था चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट को या ट्रस्ट विद डेस्टिनी को नियति के साथ भेंट भी, है ना, संज्ञा दी है। तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा को, है ना, अंग्रेजी में जो भाषण दिया उसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था, है ना। क्या है भाषण में? हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं, और पूरी तरह से ना सही लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, है ना, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा, एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नई की तरफ जाते हैं, तब एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत होती है। और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा, है ना, अपनी बात कह सकती है। तो ये जो भाषण था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये आपने सुना, ठीक है। और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की जनता 2 बातों पर सहमति थी, है ना, 2 बातों पर पूरी जनता सहमति थी। पहली बात क्या है? पहली सहमति क्या? आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए होना चाहिए। दूसरी सहमति थी, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, या इसे कहें, है ना, देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा और सरकार समान हित के लिए कार्य करेगी, अर्थात सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी और साथ ही निम्न व कमज़ोर वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान करेगी, है ना, या उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान करके, है ना, मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी। अब बात करते हैं हमारा 1947 का साल कैसा रहा, है ना। हिंसा और विस्थापन की त्रासदी भरा साल रहा।
लाखों लोग मारे गए, है ना, और लाखों लोग बेघर हो गए और लाखों लोगों को शिविरों में रहना पड़ा। सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। इसलिए जात पात, छुआछूत और छोटे बड़े का भेदभाव को मिटाना लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती थी। और देश को एकता के सूत्र में बांधना, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में संघीय शासन की स्थापना की, परंतु केंद्रीय सरकार को बहुत शक्तिशाली बनाए रखा। आप ये राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां देख रहे हैं: एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र की स्थापना करना और पूरे समाज का भला करना। तो भारत में लोकतंत्र स्थापित करना, देश का चहुमुखी और सर्वांगीण विकास करना, अर्थात सारे समाज का भला करना और सभी नागरिकों के लिए जीविका के साधन जुटाए जाएं। पुरुषों और महिलाओं को समान काम का समान वेतन मिले और बेकारी, बुढ़ापे और शारीरिक असक्त की स्थिति में राज्य नागरिकों को आर्थिक मदद करे। तो ये इस प्रकार से हैं। अब आप देख रहे हैं, आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं, है ना। बुक में क्लियर लिखा हुआ, भारत को एक सूत्र में बांधे रखना भारतीय समाज के सारे नेताओं के लिए एक चुनौती थी, है ना, क्योंकि भारत में वह भाषा, संस्कृति और धर्म के अनुयायी रहते थे, है ना। और क्या है, भारत अपने आकार और विविधता में बड़ा देश था। आमतौर पर यही माना जाता था कि इतनी सारी विविधताओं से भरे देश में ये कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। अर्थात उस समय एकता के सूत्र में बांधना बड़ा मुश्किल सा लगता था। और ये नेक्स्ट पॉइंट इसमें नज़र आ रहा है, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई, है ना। हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार दिया गया और भारत में संघीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया। और ये है पूरे समाज का भला करना, जो तीसरा पॉइंट है, सभी समाज का भला हो सके ऐसा विकास करना, है ना। सबके साथ सामाजिक बर्ताव किया जाए, सामान्य बर्ताव किया जाए, है ना। और क्या है, सामाजिकता से वंचित तबकों को, है ना, और धार्मिक, सांस्कृतिक और अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। इस प्रकार से हमने ये बात रखी थी। अब देखिए, ये आता दो राष्ट्र सिद्धांत, है ना। कभी कभी प्रश्न आ जाता है छात्रों, दो राष्ट्र सिद्धांत क्या है ना। तो इसमें लिखा है, आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं, मुस्लिम लीग, है ना, मुस्लिम लीग द्वारा ये सिद्धांत दिया गया, है ना। मुस्लिम लीग 1906 में बनी। इसका उद्देश्य था मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। अर्थात मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए या मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 1906 में मुस्लिम लीग बनी। इसके अंतर्गत, है ना, अब इसने क्या बात रखी, मुस्लिम लीग ने बात रखी कि भारत 2 कौमों का देश है ना। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग रखी। यद्यपि शुरू में कांग्रेस ने इसका विरोध किया, है ना, परंतु बाद में कांग्रेस को इनकी बात माननी पड़ी, है ना। देश को अस्थिरता से बचाने के लिए कांग्रेस को इनकी बात माननी पड़ी। तो दूरराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है ना। उन्होंने बहुत इसका ज़बरदस्त विरोध किया। और उस समय की स्थिति आप देखते हैं, ये ट्रेन दिखाई दे रही है, एक विभाजन के समय बहुत बुरा हाल हुआ। अभी मैंने, है ना, बताया था, तो शरणार्थियों से भरी हुई गाड़ियाँ इधर से भी जाने लगी, उधर से भी, क्योंकि इधर मुसलमान अल्पसंख्यक हो गए थे और उधर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए थे। अब विभाजन के, है ना, समय आई मुख्य समस्याओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बात तो बड़ी आसान सी थी कि जहाँ मुस्लिम, अब ये हो गया कि राष्ट्रों का बंटवारा कैसे होगा, तो ये तय हुआ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वो राष्ट्र पाकिस्तान को दे दिए जाएं और जहाँ पर गैर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वो भारत के पास रहेंगे। परंतु समस्या क्या थी, है ना, लोग तो मिले जुले रहते थे, मुस्लिम तो पूरे देश में थे, पूरे देश को बांटना आसान नहीं था। ऐसे, है ना, पूरे देश को कैसे बांटें, कैसे छटनी करें, ऐसे 2 इलाके या 2 क्षेत्र थे
जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, अर्थात मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी और दोनों इलाकों को एक साथ मिलाकर जोड़ना भी मुमकिन नहीं था, संभव नहीं था, एक बड़ा असंभव कार्य था। कैसे? पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उन दोनों के बीच में 1100 किलोमीटर की दूरी थी। अब 1100 किलोमीटर की दूरी को कैसे दूर किया जाए, है ना, ये एक प्रॉब्लम थी। सभी मुसलमान, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, सभी मुसलमान पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार भी नहीं थे, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि NWFP, है ना, NWFP का मतलब है नॉर्थ वेस्ट, है ना, फ्रंटियर और प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के विरोध में थे, है ना। इन्होंने NWFP का विरोध किया, है ना, और फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया, है ना। यद्यपि NWFP पाकिस्तान के साथ चली गई, है ना, और किंतु खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं गए थे। और मुस्लिम बाहुल इलाके में हिंदू भी तो अल्पसंख्यक थे, उनका क्या किया जाए। पंजाब और बंगाल के कुछ इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा थे, फिर ज़िलों के आधार पर बंटवारा किया गया और दोनों ही तरफ अल्पसंख्यकों की समस्या थी। अल्पसंख्यकों को कुछ ही घंटों का मोहलत दी गई, कुछ ही घंटों का समय दिया गया जिसमें उन्हें पलायन करना था, अर्थात अपने अपने क्षेत्रों को खाली करना था, है ना। और एक समस्या और थी, देशी रियासतों की समस्या, प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयाँ भी थी, है ना। तो ये विभाजन के समय की कुछ समस्याएं हैं, ये आपने खूब अच्छी तरह सुनी। अब बात करते हैं विभाजन की, है ना। समस्याएं हो गई, जैसे ये सभी मुस्लिम, है ना, जाने को तैयार नहीं थे, ये सब हमने बता दिया, ये क्लियर हो गया। कुछ ही घंटों की मोहलत दी गई और उस समय जो था सांप्रदायिक हिंसा हुई, लूटपाट हुई, आगजनी की वारदातें हुई, है ना। देश में पता नहीं अचानक, है ना, बड़े पैमाने पर आकस्मिक ऐसा स्थानांतरण हुआ, लोग भाग एकदम से, है ना, दूसरे के दुश्मन बन बैठे, है ना, दूसरों को अपने यहाँ से भगाने के लिए तैयार हो गए, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। विभाजन के समय लोगों को अपना जन्म स्थान के साथ अपना सामान भी छोड़कर, है ना, आना पड़ा, क्योंकि जान सबसे कीमती होती है और मजबूरन, है ना, एक दूसरे देश में भागे, इधर से मुसलमान भागे, उधर से हिंदू भागे और उन सबको शिविरों में भी रहना पड़ा। अब बात आती है ना, विभाजन के परिणाम। विभाजन के परिणाम क्या हुए? महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, छात्रों हत्याएं हुई, जबरन शादी हुई, उनके धर्म परिवर्तन कराए गए, संपत्ति का बंटवारा हुआ, प्रशासनिक वस्तु, मेज, कुर्सी, पुलिस के अस्त्र शस्त्र जैसे सभी वस्तुओं का बंटवारा हुआ। छात्रों, यहाँ पर एक मनोरंजक बात बतानी चाहूँगा आपको। हमारे राष्ट्रपति महोदय 26 जनवरी को जिस गाड़ी में निकलते हैं, वो गाड़ी एक ही थी। अब उस गाड़ी को आधा आधा कैसे बांटा जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय नेताओं के सामने, क्योंकि पाकिस्तान भी उस बग्गी को चाहता था भारत में। फिर उसके लिए पता क्या किया गया? टॉस किया गया। टॉस भारत ने जीत लिया, इसलिए वो बग्गी भारत के पास है, उसमें हमारे महामहिम निकलते हैं। तो ये आप ध्यान देखना जब 26 जनवरी को परेड देखोगे, ठीक है। और 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये बड़ी विभीषिका थी उस समय, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में नेहरू जी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं की दलीलें, है ना। नेहरू जी और अन्य नेता धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या दलीलें देते थे, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। छात्रों, राजनीति और मजहब के घालमेल से राजनीति का रूप सांप्रदायिक बन जाता है। अर्थात नेहरू जी का मानना था कि राजनीति को मजहब या धर्म से अलग ही रखा जाए, है ना, जो देश के लिए घातक है, और हम ऐसा हरगिज नहीं चाहेंगे। ये नेहरू जी के शब्दों में है कि हम ऐसा हरगिज नहीं चाहेंगे या किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि देश में हमेशा अशांति और अराजकता बनी रहे। अर्थात, है ना, धर्मनिरपेक्ष राजनीति की वकालत करते थे। और क्या कहते थे नेहरू जी? हमारे आदर्श हैं क्या? लोकतंत्र, धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और इस बात की व्यवस्था करना कि सभी नागरिकों को आर्थिक विकास संभव हो सके, सभी नागरिकों का आर्थिक विकास संभव हो सके, सबके पास पैसे की उपलब्धता हो,
है ना, भारत के नेता भेदभाव की नीति में विश्वास नहीं करते थे उस समय। और प्यारे छात्रों, भारत एक गरीब देश है। हमारी लड़ाई किससे थी? अशिक्षा से, गरीबी से और बीमारी से, है ना, क्योंकि गरीबी में बीमारियां भी ज़्यादा ही होती हैं। देश के संसाधन यदि सांप्रदायिकता को रोकने में लगे रहें तो विकास कैसे संभव होगा? यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे, सांप्रदायिक दंगे करते रहेंगे और देश के जो संसाधन हैं, देश का जो धन है, वो हम सांप्रदायिक झगड़ों को दबाने में ही लगे रहेंगे तो हम विकास नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हैं, अगर दो पड़ोसी आपस में लड़ते हैं तो उनका पैसा सब इधर उधर ही खर्च हो जाता है, वो विकास नहीं कर पाते। ऐसा ही देशों के बारे में भी है ना। यदि हम ऐसे लड़ेंगे तो हमारे जो सारे संसाधन हैं उसी में लग जाएंगे और हम विकास नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर बात है, भारतीय नेता पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की दुर्दशा से भी परिचित थे। प्यारे छात्रों, है ना, पाकिस्तान में हिंदुओं की दशा अच्छी नहीं थी। फिर भी प्रधानमंत्री नेहरू ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग की और उन्हें सलाह दी कि किसी प्रकार के उकसावे में कोई कदम ना उठाएं, अर्थात जैसा वो कर रहे हैं हम ऐसा करने का प्रयास ना करें, है ना। धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का मानना एक, है ना, बुद्धिपूर्ण निर्णय था। मैं भी यही मानता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का जो पालन किया, उस आदर्श को जो माना उस समय नेहरू जी ने, बुद्धिपूर्ण था, है ना। इसमें भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है और भारतीय संस्कृति के दो मूल मंत्र हैं, मानववाद व विभिन्नता में एकता। मानववाद व विभिन्नता में एकता। आगे पढ़ते हैं, आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया? ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ये भी आप जानना चाहिए कि गांधी जी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हुए गांधी जी ने आज़ादी के जश्न में हिस्सा क्यों नहीं लिया? तो आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया, इसके बारे में बात करते हैं। गांधी जी देश में हो रहे, जो देश में उस समय हिंसा हो रही थी पूरे ज़ोर शोर से, उससे बहुत दुखी थे। गांधी जी का मानना था, क्या हमने इसीलिए ये दिन देखने के लिए आज़ादी की कामना की, आज़ादी इसलिए मांगी कि हम ऐसे लड़ेंगे मरेंगे? और वह उन दिनों हिंसा को रोकने के लिए कलकत्ता गए हुए थे, अर्थात दिल्ली में थे ही नहीं और उनका एकदम आना संभव भी नहीं था, है ना। और क्या थी, उन्होंने दोनों संप्रदाय के लोगों से हिंसा रोकने की अपील की और लोग गांधी जी की बातों को इतना मानते भी थे, है ना, कि गांधी जी के कहने से हिंसा कम भी हुई। गांधी जी फिर दिल्ली आ गए और हिंसा को रोकने के लिए क्या किया, 1948 में उन्होंने उपवास रखा। देखिए बच्चों, गांधी जी के पास कोई हथियार नहीं थे, गांधी जी उपवास रख के, है ना, लोगों को ये कहते थे भाई मैं अब खाना नहीं खाऊंगा। जैसे घर में बड़े बूढ़े नाराज़ हो जाते हैं ना, वो खाना नहीं खाते, वही तरीका था गांधी जी का। उन्होंने उपवास रखा और उनके उपवास में हिंसा और तनाव कम हो गए, है ना। परंतु क्या हुआ, 30 जनवरी 1948 को शाम के समय गांधी जी पूजा स्थल को जा रहे थे, तभी, है ना, उनके एक शिष्य के रूप में आए, है ना, उनको नमन करते हुए, है ना, आगे बढ़ते हुए नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की पिस्तौल से हत्या कर दी। तो ये थी, है ना, गांधी जी के बारे में जानकारी। तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। प्यारे छात्रों, ये जो मैं एक नक्शा देख रहा हूँ, ये उस समय के भारत का नक्शा है, विभाजन के समय, है ना। तो विभाजन के समय आप देख रहे हैं, इसमें पूर्वी पाकिस्तान भी देख रहे हैं, पश्चिमी पाकिस्तान भी देख रहे हैं। भारत का जो नक्शा है ये 2 रंग का दिखाई दे रहा है ना। इसमें क्या है, ये रजवाड़े हैं जो नीले रंग के हैं और पीले रंग के जो हैं ये वो राज्य हैं जहाँ पर इनका डायरेक्ट शासन था, ब्रिटिश इंडिया का डायरेक्ट शासन था। अभी मैं बताऊँगा इसके बारे में। मैं कहना ये चाहता हूँ, यदि उस समय भारत का एकीकरण ना हुआ होता तो ये जो पीला सा हिस्सा है ये ही भारत होता, तो भारत कितना भद्दा लगता। बीच बीच में से ये सब, है ना, ये सब गायब हो जाता बीच बीच में। और अगर ये सब नहीं होता, है ना, तो सिर्फ यही तो होता हमारे पास, तो ये कैसा नक्शा होता। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, है ना, भूमिका निभाई थी सरदार पटेल ने। अब पहले मैं क्वेश्चन ये क्लियर कर देता हूँ, आप ये कहेंगे कि ये जो डायरेक्ट शासन है या इनडायरेक्ट शासन है ये क्या है? तो ब्रिटिश इंडिया में प्यारे छात्रों किस तरह का था, है ना। ब्रिटिश इंडिया में क्या था, अंग्रेज़ों के प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और
जिन पर उनका पूरे के पूरे राज्य पर संपूर्ण शासन था, और कुछ देशी रियासतें या रजवाड़े थी, है ना। तो दो तरह का शासन था उनके पास। जो अंग्रेज़ों के प्रभुत्व वाले शासन है, वहाँ अंग्रेज़ों का सीधे सीधे नियंत्रण था, पूरा कंट्रोल था, और उनका सीधे सीधे शासन था। और ये देशी रजवाड़ों की बात करें, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या था, राजाओं का शासन था, लेकिन ब्रिटिश सत्ता के अधीन। बाहर से सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो ब्रिटिश की थी, अंदर भारतीय राजा थे यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर राजा हरि सिंह हैं, और आप पढ़ते हैं हैदराबाद में उस्मान अली खान है ना, और अन्य नेताओं को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इनका शासन था। तो ये जो लोग हैं, ये अपनी जनता से, है ना, कर इकट्ठा करके उसमें से कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों को भी दे दिया करते थे, और इस प्रकार से शासन चलता था। अब जब देश आज़ाद हुआ, है ना, तो उस समय क्या हुआ, देश क्योंकि दो हिस्सों में आज़ाद हुआ, और अंग्रेज़ों ने उस समय जब सत्ता सौंपी तो ये कहा कि भारत दो हिस्सों में आज़ाद हो रहा है, भारत और पाकिस्तान। और साथ ही साथ ये जो हमारी 565 रियासतें हैं, ये भी आज से आज़ाद हो जाएंगी। और इनके लिए एक विकल्प दे दिया कि ये चाहे तो ये भारत में विलय हो जाएं, और चाहे ये पाकिस्तान में विलय हो जाएं, और चाहे अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकती हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं, है ना। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये ब्रिटिश इंडिया, आप ये मानचित्र में देखते हैं, है ना, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले, है ना, भारतीय प्रांत हैं, और देशी रजवाड़े वाले, ये मैंने अभी बता दिया है आपको। और लगभग, है ना, देश में लगभग 565 रियासत या रजवाड़े थे, है ना। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद रजवाड़े भी आज़ाद ही हो जाएंगे, है ना। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की रजवाड़े चाहे तो भारत में रहें या पाकिस्तान में रहें, या अपना अस्तित्व बनाए रखें। अब यहाँ पर मैं बात कहना चाहूँगा, देखिए रजवाड़ों के साथ क्या समस्या थी, है ना। आज़ादी के तुरंत बाद अंग्रेज़ी शासन ने घोषणा की कि भारत, इसके साथ ही रजवाड़े ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे, और सभी 565 रियासतें अंग्रेज़ी शासन की समाप्ति के साथ कानूनी तौर से आज़ाद हो जाएंगे। अब अंग्रेज़ों का क्या नज़रिया था, ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो मैंने अभी बताई। अपनी मर्ज़ी से चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, चाहे भारत में शामिल हो जाएं, और चाहे अपना स्वतंत्र बनाए रखें। और ये फैसला किसको दे दिया, जनता को नहीं दिया गया, ये फैसला, है ना। ये फैसला किसको दिया गया, ये जो फैसला है ना कि यहाँ रहें या यहाँ जाएं या यहाँ रहें, ये किसको दे दिया, राजाओं को दे दिया, है ना। अब राजा कौन चाहेगा कि उनकी सत्ता जाए, है ना। अगर ये जनता को दे दिया जाता फैसला, तो सारी जनता लोकतंत्र को पसंद करती, क्योंकि जनता के हित लोकतंत्र में समाहित हैं। परंतु राजा तो नहीं चाहेंगे, राजा तो चाहेंगे उनका राज बना रहे। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले त्रावणकोर, जो केरल राज्य में है, मानचित्र में सबसे नीचे देखेंगे आप, है ना, लेफ्ट साइड में, तो त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। और फिर क्या हुआ, देखा देखी अगले ही दिन हैदराबाद के निज़ाम ने भी अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। अब क्या, अब तो बड़ी होड़ सी लग गई। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, जूनागढ़ आदि राज्य भी अपने आप को आज़ाद रखने की बात करने लगे, है ना। और यदि ऐसा ही सब करते रहते तो प्यारे छात्रों क्या होता, इन सब से देश के टूटने का खतरा हो जाता, है ना। देश टूट सकता था, मैंने जो नक्शा बताया है वो स्थिति हो जाती। और प्यारे छात्रों, अंतरिम सरकार को लगा कि भारत के विभिन्न आकार के, है ना, भारत जो विभिन्न आकार के देशों में बंट जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त करने लगी। अतः सरकार ने अपना कड़ा रुख अपनाया। सरकार ने क्या किया, अपना कड़ा रुख अपनाया, है ना। सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। यद्यपि क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया, और उसका मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाए, है ना। वो अपने मनमाफिक काम करें, है ना, ऐसा मुस्लिम लीग का मानना था छात्रों। अब बात करते हैं हम, रियासतों का विलय जरूरी क्यों समझा गया, है ना। हम बात करेंगे सरदार पटेल
की भूमिका के बारे में। इससे पहले हम बात करते हैं रियासतों का विलय क्यों जरूरी समझा गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है छात्रों। भारत की एकता और अस्तित्व को खतरा हो ऐसा भारत चाहेगा? ऐसी आज़ादी का महत्व क्या कि भारत टुकड़े टुकड़ों में हो, है ना? इतनी सारी कुर्बानियाँ बेकार चली जाती। अधिकांश राज्यों के शासक स्वेच्छाचारी व निरंकुश थे, है ना? इसलिए इन राज्यों की जनता, जबकि जनता क्या चाहती है? लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रह जाती। अगर हम राजा की बात ही मानी जाती राजाओं की, तो जनता को लोकतंत्र का कोई लाभ नहीं मिलता। इससे अराजकता और गड़बड़ की आशंका बढ़ जाती, है ना? और अब आते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न है बन सकता है हमारा, रजवाड़ों के विलय में है ना पटेल जी की भूमिका या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भूमिका, है ना? तो इसके बारे में एक दो आंदोलन का जिक्र करूँगा मैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देश में रजवाड़ों की समस्या को देखकर ऐसा लगता था कि देश टूटकर बिखर जाएगा। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो तत्कालीन या उस समय के गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे तथा उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता था, उन्होंने अपनी समझदारी दिखाकर रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। भारत सरकार का रुख लचीला था। उसने राज्यों को विश्वास दिलाया कि उनकी स्वायत्तता पर कोई खतरा नहीं होगा, स्वायत्तता बरकरार बनी रहेगी, है ना? सरदार पटेल ने इन राजाओं को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का ज्ञान कराया, है ना? और विश्वास दिलाया कि ज़्यादातर रजवाड़ों के लोग राजाओं की निरंकुशता से परेशान थे और लोकतांत्रिक भारत में शामिल होना चाहते थे, है ना? और उनसे क्या कराया सरदार पटेल जी ने? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सहमति पत्र या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। इस प्रकार अधिकतर रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हो गए। ये आपकी जो उत्कर्ष बुक है इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री थे। उन्हें 1918 के खेड़ा सत्याग्रह तथा 1928 के बारदौली सत्याग्रह के बाद, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य नेताओं के रूप में माना जाता था। 565 रजवाड़ों या रियासतों के शासकों को मनाना और समझाने में सरदार पटेल की भूमिका महत्वपूर्ण थी और अधिकतर को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। सरदार पटेल ने बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहल के द्वारा इस जटिल कार्य को पूर्ण किया, है ना? उनके राजनीतिक अनुभव, कूटनीतिक कौशल और दूरदर्शिता के कारण अधिकतर रियासतें स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही भारत में विलय की सहमति दे चुकी थी। सरदार पटेल द्वारा एकीकरण की चुनौती का सामना करने पर भी कुछ रजवाड़ों को विशेष शर्त के आधार पर विलय करने में सफलता मिल गई। आज के उड़ीसा में 26 रजवाड़े और छत्तीसगढ़ के 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े रजवाड़े और 119 छोटे रजवाड़े शामिल थे। तो इसी कारण ये जो सब कारण हुआ, इसके सरदार पटेल की ऐसी कार्यों को देखते हुए ही उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। और ये थोड़ा सा खेड़ा सत्याग्रह है, इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सन 1918 में सरदार पटेल द्वारा सबसे पहले संघर्ष हुआ। गुजरात का खेड़ा क्षेत्र में भयंकर सूखे की चपेट में आने के कारण किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की, है ना? जब वह नहीं माने तो वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया, है ना? किसानों को एकजुट किया, उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया कि आप टैक्स जमा ना करें। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और करों में राहत मिली, है ना? सरदार पटेल को यहीं से सफलता मिली। अब प्यारे छात्रों, थोड़ा सा इसी संदर्भ में जान लेते हैं हम ये बारदौली सत्याग्रह आंदोलन। इससे पहले हम बात करते हैं नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन, है ना, में क्या हुआ इसके बारे, और ये हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इसकी बात करते हैं। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। कब हुआ छात्रों? नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। अर्थात 1920 में हमारी कांग्रेस ने माना कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे
तो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करेंगे। या हम अंग्रेज़ों से भी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर चाहते थे, परंतु आज़ादी के बाद की स्थिति बदल गई। अब क्या है, अंग्रेज़ों से तो मांग करना आसान था, कर रहा है ना, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर। अब क्या लगने लगा, अब ऐसा लगने लगा कि यदि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया तो देश बँट जाएगा, देश खंडित हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत के नेताओं को अब ऐसा डर लगने लगा, डर सताने लगा कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, देश टूट जाएगा, है ना। और यदि जनता की बात ना मानी जाए तो भी टूटने का खतरा है, फिर से देश टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। अतः सरकार ऐसे फैसले लेने से डर रही थी, ऐसे फैसले लेने से हिचकिचा रही थी, है ना। तो और ये 4 रियासतों के विलय में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। वो 4 रियासतें हैं कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़, है ना। और अगर ये सरदार पटेल उस समय ना होते तो प्यारे छात्रों, बताऊं भारत का नक्शा कैसा होता, आपने अभी देखा है ना। ये मैंने इसीलिए, ये भारत का नक्शा ऐसा हो जाता, है ना। ये इतने छिद्र से हो जाते और इसे क्या ये नक्शा कहलाता, है ना। और बीच बीच में हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा हो जाता। तो इस नक्शे को ध्यान कर लें और इसी से आपको सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ये सरदार पटेल जी की जो मूर्ति लगाई गई है ना, वर्तमान सरकार के द्वारा, तो ये है एकता के सूत्रधार के रूप में, है ना। ये एक मूर्ति लगाई गई है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक के तौर पर गुजरात राज्य की नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के निकट विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई छात्रों 182 मीटर है, 182 मीटर है। इसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, भी कहा, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी नाम दिया गया है। फिर सार्वजनिक क्षमता और दृढ़ निश्चय होने के कारण सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा गया, क्योंकि ये फैसले लेने में बड़े मजबूत थे, है ना। और चूँकि नेहरू जी से उम्र में बड़े भी थे तो ये नेहरू जी को नेहरू ही कहा करते थे, जी नहीं लगाते थे, जैसे भले ही वो प्रधानमंत्री हों। ठीक है। और 1991 में इन्हें मरणोपरांत, है ना, जब इनका निधन हो गया उसके बाद, है ना, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब देखिए प्यारे छात्रों, ये 4 रियासतें हैं, कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, है ना। मैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से यहाँ बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सहमति पत्र या विलय पत्र क्या था, इसे जान लीजिए थोड़ा सा, है ना। सहमति पत्र एक ऐसा कानूनी दस्तावेज था जिसे पहली बार ब्रिटिश द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया था और सन 1948 में इसी का इस्तेमाल किया गया। इसमें कोई फेरबदल नहीं था। ब्रिटिश सर्वोपरिता के अंतर्गत प्रत्येक रियासत के शासक को ब्रिटिश भारत के बंटवारे से बने भारत या पाकिस्तान किसी भी एक में शामिल होने का विकल्प दिया गया। विलय पत्र पर तीनों विषय, रक्षा, बाहरी मामले और संचार या अधिकार को प्राप्त करने की बात कही थी। अब देखिए कश्मीर की रियासत का विलय। कश्मीर की रियासत के बारे में जहाँ तक है, वहाँ के राजा थे हरि सिंह और उनके जो पेट का दर्द था, उस समय पेट दर्द का बहाना ले जाते थे जब भी कोई उनसे मिलने जाता था। उनके पेट का दर्द आज भी भारत की जनता के दर्द बना हुआ है और बहुत से वीरों को वहाँ कुर्बानी देनी पड़ रही है। तो मैं इसके बारे में सुनाना चाहता हूँ कुछ, है ना। ये है कश्मीर के राजा हरि सिंह इसे स्वतंत्र रियासती रखना चाहते थे, है ना। मैंने बता दिया, सबसे पहले तिरावणकोर के राजा ने बात करी और फिर सारे के सारे इस तरह से ही, है ना, मांग करने लगे। तो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, और मैं एक बात और बता दूं, कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे वो हिंदू थे और वहाँ की अधिकतर जनता मुस्लिम थी। पाकिस्तान का मानना था कि यहाँ की अधिकांश जनता मुस्लिम है ना, क्योंकि पाकिस्तान भी कश्मीर सुंदर है उसको अपनाना चाहता था। तो उसने सोचा कि यहाँ की जो ज़्यादातर जनता है वो मुस्लिम है और वह कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था। अब उसने क्या किया,
क्योंकि उसे पता है मुस्लिम जनता पाकिस्तान का साथ दे देगी, है ना। तो पाकिस्तान ने कश्मीर पर दबाव बनाया और कश्मीर में क्या किया, पाकिस्तानी कबायली भेज दिए। जो लोग वहाँ कबीले बना कर रहते थे, है ना, कबायली भेज दिए। उनके साथ पाकिस्तान सेना के लोग भी भेज दिए, है ना। और उस पर यह सोच समझ कर आक्रमण करवाया कि कश्मीर की जो मुस्लिम जनता है वो पाकिस्तान का साथ दे देगी, अर्थात राजा को उससे भागना पड़ेगा और कश्मीर हमारा हो जाएगा। अब ऐसा ही हुआ, जब कश्मीर को चारों तरफ से घेर लिया कबायलियों ने, तो कश्मीर के राजा हरि सिंह, है ना, भागकर दिल्ली आए और उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने कह दिया भाई अब कश्मीर तो हमारा हिस्सा है ही नहीं, यहाँ पर हम कैसे करें। और अंत में भारत ने मदद के लिए राजी हो गया, परंतु मदद के बदले में भारत ने उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना, या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, साइन करवा लिए। राजा हरि सिंह के साइन होने पर, है ना, कश्मीर भारतीय संघ में शामिल हो गया, है ना, कानूनी रूप से कश्मीर भारत में शामिल हो गया। परंतु हमारे राजाओं, हमारे जो शासकों का नज़रिया था वो लचीला था, इसलिए कश्मीर को विशेष अधिकार भी दे दिए गए, है ना, क्यों, जैसे धारा 370 है, 35A है, इस प्रकार के अधिकार भी कश्मीर को दिए गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, दूसरी रियासत है हमारी हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में बातें करते हैं। तो हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था, जिनका नाम उस्मान अली खान था, है ना। निजाम की जो गिनती है दुनिया के अमीर लोगों में होती थी, और क्या है, वह किसानों और महिलाओं का शोषण भी करते थे, है ना। हैदराबाद के किसानों और महिलाओं ने क्या किया, उनके शोषण से तंग आकर, त्रस्त आकर, है ना, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। निजाम ने अब निजाम क्या चाहेगा, आंदोलन को कुचलना। हर शासक चाहता है उसके खिलाफ जो आंदोलन होता है, आज भी देख लीजिए, उसे कुचलना चाहते हैं। तो निजाम ने आंदोलन को कुचलने के लिए अपने रजाकर या अर्धसैनिक बल या कहें कि गुंडे भेज दिए। रजाकर बहुत ही सांप्रदायिक थे। कैसे, उन्होंने गैर मुस्लिमों तथा महिलाओं को अपना निशाना बनाया, है ना। मुस्लिमों को तो निशाना नहीं बनाया, जो गैर मुस्लिम थे वहाँ पर उनको टॉर्चर किया, उनको अपना निशाना बनाया। क्या किया, रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किए, और वहाँ से लोग भागकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आके दिल्ली सरकार से मदद मांगी, है ना। अब दिल्ली सरकार ने फिर मदद में क्या किया, भारत ने अपनी सेना भेज दी हैदराबाद, और भारतीय सेना ने रजाकारों को हरा दिया। और इस प्रकार से जब निजाम के रजाकार हारने लगे, अंत में निजाम ने भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया तो इसके बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो ये थी हैदराबाद रियासत का भारत में विलय। अब इसमें जो तीसरी देख रहे हैं हम, यहाँ पर तीसरी देख रहे हैं हम, ये है मणिपुर, है ना। मणिपुर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र सिंह, है ना। उन्होंने भारत के साथ विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बदले में उसकी स्वायत्तता बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया। भाई विलय शामिल भी हो गए आप, और आपकी स्वायत्तता बनी रहेगी। भारत सरकार का वह पहला राज्य है, किस मामले में, ये क्वेश्चन जीके का बन जाता है। भारत सरकार का वह पहला राज्य है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क, है ना, मताधिकार के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के सभी बालिग, है ना, बालिग या वयस्क एक ही बात है, स्त्री पुरुषों को मताधिकार देकर जून 1948 में चुनाव कराए गए और लोकतांत्रिक राजतंत्र कायम हो गया। क्या हो गया वहाँ पर, लोकतंत्र नहीं, लोकतांत्रिक राजतंत्र कायम हो गया, है ना, राजा ही रहेंगे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का भारत में विलय हो जाए, केवल कांग्रेस चाहती थी। कांग्रेस के अलावा मणिपुर की कोई भी पार्टी भारत के साथ विलय के पक्ष में नहीं थी। मणिपुर की जनता भी नहीं चाहती थी कि मणिपुर का भारत में विलय हो। मणिपुर का भारत में विलय हो गया, लेकिन वहाँ की जनता आज भी इस फैसले से खुश नहीं है। तो ये बात थी प्यारे छात्रों, मणिपुर रियासत का भारत में विलय। अब बात करते हैं जूनागढ़, है ना, चौथी जो ये रियासत है
जूनागढ़ देख रहे हैं आप, जूनागढ़ के बारे। जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नवाब पाकिस्तान के साथ, नवाब की जो साठगांठ थी या नज़दीकी थी वो पाकिस्तान के शासकों से बन रही थी। तो नवाब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। फरवरी 1948 में वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में जूनागढ़ के लोगों ने भारत में मिलने की इच्छा जाहिर की। अतः 31 दिसंबर 1948 को जूनागढ़ और उसके साथ लगने वाली कुछ छोटी रियासतें जैसे कठियावाड़ आदि रियासतों का भी भारत में विलय हो गया। अब प्यारे छात्रों, आपने इन चारों रियासतों के भारत में विलय के बारे में जाना, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ये कश्मीर मुद्दा भी हमारे साथ हल हो गया और ये चलो इसे छोड़ देते हैं। हाँ, ये भी मुख्य चीज़ है। धारा 370 और 35A को हटाया जाना है ना। भारत में एक विधान या है ना निशान तथा एक प्रधान स्थापित करके है ना और एक झंडे एवं सरकार का एक प्रधान बनाया जाना जम्मू एवं कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति के खिलाफ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अपना झंडा, अपना संविधान रखने का अधिकार इन दोनों धाराओं के अंतर्गत दे रखा था। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, परंतु देश के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक कठोर और साहसी कदम उठाते हुए 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के है ना खंड को छोड़कर बाकी को निष्प्रभावी कर दिया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंट गया, जिससे जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा अब समाप्त हो गया है और संविधान के अनुच्छेद 35A को अब मृत घोषित कर दिया गया है ना। तो ये कब ख़त्म हुआ ये भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 370 और 35A को जानने के बाद है ना क्या प्रभाव हुआ। जम्मू कश्मीर का प्रत्यक्ष है ना विधान, उसका झंडा अब नहीं रहा, दोहरी नागरिकता अब समाप्त हो गई है और वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, अब जम्मू कश्मीर में भी लगाया जा सकता है। संसद द्वारा पारित सभी कानून अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलेगा। अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी भी पा सकता है, ठीक है। ये हमने हैदराबाद, ये निज़ाम हैं, उस्मान अली खान हैं, जिनके साथ हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो ये हमने बता ही दिया है आपको। और इसके बाद हमने बात करी मणिपुर की, ये हो गई है। और नागपुर अधिवेशन हो गया। ये राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं भाषा के आधार पर जो राज्यों का है ना, राज्यों का पुनर्गठन की बात आई तो पहला राज्य कौन सा बना। पुराने मद्रास राज्य में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठा। मद्रास में वर्तमान के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक राज्य शामिल थे। यह विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा था। आंदोलनकारियों की मांग थी कि तेलुगु भाषी क्षेत्र को लेकर एक अलग आंध्र प्रदेश बनाया जाए। पोट्री श्री रामालू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हिंसक आंदोलन हुए, लोग सड़कों पर आ गए और विधायकों ने इस्तीफे भी दे दिए। नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश की मांग मान ली और सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की घोषणा की। कब? 1953 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अध्ययन के बाद अपनी सिफारिशों में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही कर दिया जाए और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है SAC है ना, ये बना 1953 में। इस आयोग का कार्य था कि देश की जनसंख्या के आधार पर कितने लोग किस भाषा के बोलने वाले हैं और कितने लोग रहते हैं, इसका आकलन करके रिपोर्ट पेश करना और राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 में प्रस्तुत की।
तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और आयोग ने इस बात पर का जिक्र 1951 की जनगणना के मुताबिक देश में 844 भाषाएं बोली जाती हैं उनका जिक्र किया। और आयोग की जो रिपोर्ट है इस बात का जिक्र 1951 की जनगणना के मुताबिक है ना 844 भाषाएं बोली जाती हैं और लेकिन 91% लोग मात्र 14 भाषाएं बोलते हैं। तो भाषा के आधार पर सिफारिशों को मानते 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बांट दिया गया। अब बात करते हैं भाषा है ना, भाषा पर राजनीतिक संघर्ष। अच्छा, तो इसमें मैं बात करूँगा 1960 में भाषा के है ना संघर्ष के कारण गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने। 1963 में नागालैंड बना। 1966 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश बने। 1972 में असम से मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बने। 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड बने और 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना। इस प्रकार ये हमारे राज्यों का पुनर्गठन है। तो प्यारे छात्रों, ये लेसन यहीं पर समाप्त हो जाता है ना। और इस लेसन को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और